हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में हमने आप सभी के लिए 25 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और आप सभी को बता दें, आप सभी अपने मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट www.triplec-first.com पर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं जिन्हें आप लोग बारी बारी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा गया है। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है व्हाट टाइप ऑफ कमांड्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन डॉस। डॉस में विभिन्न कार्यों को करने के लिए किस प्रकार के कमांड की आवश्यकता होती है। इंटरनल कमांड्स, एक्सटर्नल कमांड्स, वैल्यूएबल कमांड्स या फिर प्राइमरी कमांड्स। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। डॉस में विभिन्न कार्यों को करने के लिए किस प्रकार के कमांड की आवश्यकता होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्सटर्नल कमांड्स। आपको ध्यान रखना है, डॉस में विभिन्न कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की कमांड की आवश्यकता होती है, तो एक्सटर्नल कमांड्स की आवश्यकता होती है। जब तक एक्सटर्नल कमांड नहीं मिलेगी तब तक काम नहीं होगा। मींस एक्सटर्नल कमांड की आवश्यकता होती है। जब आप एक्सटर्नल कमांड देते हैं तभी तो आपका डॉस या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल कमांड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछा गया है, वे प्रणालियां जो एक समय में केवल एक प्रक्रिया निष्पादन की अनुमति देती हैं डैश कहलाती हैं। द सिस्टम विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट अ टाइम आर कॉल्ड। उनको आप क्या बोलते हैं, बताइए। वे प्रणालियां जो एक समय में केवल एक प्रक्रिया निष्पादन की अनुमति देती हैं डैश कहलाती हैं। यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम, यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम, यूनी टास्किंग सिस्टम या फिर नन ऑफ द मेंशन्ड। इसमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और आप सभी एक बार भाई क्लास को शेयर कर दो। जो भी बच्चे अभी भी क्लास से जुड़े हैं तो आप सभी क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम। उन्हें कहते हैं यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है, वर्तमान प्रक्रिया द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अगले निर्देश का पता डैश द्वारा प्रदान किया जाता है। द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द करंट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय द डैश। आपको बताना है सीपीयू रजिस्टर्स, प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेस स्टॉक या पाइप। वर्तमान प्रक्रिया द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अगले निर्देश का पता डैश द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, क्या होगा यहाँ पे आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर के द्वारा। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर आपका राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, द एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज रिफर्ड टू एज। सीपीयू द्वारा उत्पन्न पते को डैश कहा जाता है। सीपीयू के द्वारा उत्पन्न पते को क्या कहते हैं। द एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज रिफर्ड टू एज, उसको आप किस नाम से जानते हैं। फिजिकल एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है, नाइदर फिजिकल नॉर लॉजिकल या नन ऑफ द मेंशन्ड। इसमें से कोई नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है, आपको जल्दी से जवाब करना है। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा लॉजिकल एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना है, लॉजिकल एड्रेस आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि सीपीयू द्वारा जो उत्पन्न पते होते हैं उनको लॉजिकल एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, वो लॉजिकल पते होते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है, मेमोरी के मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में लोड किए गए पते को डैश कहा जाता है। द एड्रेस लोडेड इनटू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ऑफ द मेमोरी इज रिफर्ड टू एज, उसको आप किस नाम से जानते हैं। प्रश्न को समझो पहले। मेमोरी के मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में लोड किए गए पते को डैश कहा जाता है, उस पते को किस नाम से आप जानते हैं। फिजिकल एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है, नाइदर फिजिकल नॉर लॉजिकल या फिर नन ऑफ द मेंशन्ड। इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इसमें आपको जवाब करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला। इसे फिर आप फिजिकल एड्रेस कहते हैं। फिजिकल एड्रेस यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है,
व्हाट इज CISC मीन्स CISC का फुल फॉर्म आपको बताना है, इसका पूरा नाम क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, आपको जल्दी से जवाब करना है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है उबंटू को कब रिलीज किया गया था, व्हेन वाज उबंटू रिलीज्ड, उबंटू को कब रिलीज किया गया था, 2003, 2004, 2005 या 2006 में। उबंटू क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स पर बेस्ड है ना, लिनक्स पर बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका उबंटू, जो कि 2004 में रिलीज किया गया था। तो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा वी, 2004 में इसको रिलीज किया गया था, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है कौन से आइकन ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने के बाद स्वयं ही बन जाते हैं, ऐसे वो कौन से आइकन हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने के बाद स्वयं ही बन जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं। विच आइकन्स आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्टकट आइकन, सिस्टम आइकन, फोल्डर आइकन या फिर नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, आपको जल्दी से जवाब करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्टम आइकन। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है, सिस्टम आइकन अपने आप क्रिएट हो जाते हैं आपके डेस्कटॉप पर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट होगा। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर का एक आइकन आ जाता है ना, रिसाइकल बिन का आ जाता है, ठीक है, तो ये कंट्रोल पैनल का आ जाता है। तो ये कुछ आपके सिस्टम आइकन होते हैं जो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं, आपको इनको क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप किसी फोल्डर आइकन को बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट करना पड़ेगा आपको, बट जो आपके सिस्टम आइकन होते हैं ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको बताना है विशिष्ट प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता को विशिष्ट एप्लीकेशन में उपयोग करने की अनुमति देता है उसे वर्गीकृत किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को समझ करके जवाब करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो क्या कह रहा है, विशिष्ट प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता यानी कि यूजर को विशिष्ट एप्लीकेशन, एक विशेष एप्लीकेशन में उपयोग करने की अनुमति देता है उसे वर्गीकृत किया गया है किसमें। ध्यान रखना है सभी को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। फिर क्या होगा, वो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा, यानी कि एक विशेष प्रोग्राम या विशिष्ट प्रोग्राम आप कह सकते हैं जो उपयोगकर्ता यानी कि यूजर को विशिष्ट एप्लीकेशन, किसी विशेष एप्लीकेशन में उपयोग करने की अनुमति देता है तो उसे किसमें वर्गीकृत किया जाएगा। देखो जो यूजर इस्तेमाल करता है या जिस प्रोग्राम का इस्तेमाल यूजर करता है या जो यूजर के काम के लिए बनाया जाता है वो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम ही होता है, यानी कि उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही नाम देते हैं, ठीक है। बट जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इनमें भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं, कुछ आपके जनरल पर्पस के होते हैं, कुछ आपके स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा एक MS वर्ड का, MS वर्ड का नाम सभी ने सुना होगा। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो कि एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, बट ये हमारा एक जनरल पर्पस का प्रोग्राम है। आप इसको जनरल पर्पस बोल सकते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल सभी कर सकते हैं, जिसको भी आवश्यकता होगी वो इस एप्लीकेशन प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकता है। बट अगर मान लिया कि आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर कोई स्पेशल वर्क करने के लिए आपने अपने लिए एक सॉफ्टवेयर बनवा लिया है, अपनी इच्छा के अनुसार उसको डिजाइन करवाया है, तो उस सॉफ्टवेयर को, वो भी हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होगा, बट वो हमारा कैसा होगा, स्पेसिफिक पर्पस का होगा, यानी कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आप डिजाइन करवाते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक पर्पस का होता है। और सामान्य तरीके से जो हम सभी इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन वो भी होता है, बट वो जनरल पर्पस का होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम दिया गया है जो कि हमारा करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहां पर आपको बताना है निष्पादन में एक प्रोग्राम को कहा जाता है, अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। निष्पादन में एक प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, प्रोसेस, इंस्ट्रक्शन, फंक्शन या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। निष्पादन यानी कि यहां पर आप समझ जाएंगे एग्जीक्यूशन, इसको अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो एग्जीक्यूशन आप इसको बोलते हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको हम प्रोसेस का नाम देते हैं, इसी को तो प्रोसेस कहा जाता है। आपने कोई कमांड दी, कोई इंस्ट्रक्शन दिया, आपका प्रोसेसर क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन पर प्रोसेस करेगा, जो आपने कमांड दी है अब उसको वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करने का काम करेगा, यानी कि वो प्रोसेस करेगा। और एग्जीक्यूशन को ही या निष्पादन क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रोसेस का नाम दिया जाता है, ठीक है। प्रोसेस का मतलब
एग्जीक्यूशन, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट होगा, प्रोसेस कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा गया है आपसे, यहाँ पर आपको बताना है इंटरनेट पर किसके द्वारा एक यूजर दूसरे से फाइल प्राप्त कर सकता है। काफी इजी प्रश्न है। इंटरनेट पर किसके द्वारा एक यूजर किसी दूसरे से फाइल प्राप्त कर सकता है। बाय whom on the internet can one user receive files from another? HTTP के द्वारा, टेलनेट के द्वारा, FTP के द्वारा या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, FTP। और FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सभी को ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अगर आप इंटरनेट पर किसी फाइल को प्राप्त करना चाहते हैं या कोई फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके पीछे FTP काम करता है, आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है यूनिक्स में प्रत्येक प्रक्रिया को उसके डैश द्वारा पहचाना जाता है। इन यूनिक्स ईच प्रोसेस इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स। अब आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप सभी क्लास को भाई लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी को सब्सक्राइब करके घंटे के भी बटन को दबा लेना है, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेस आइडेंटिफायर। यूनिक्स में प्रत्येक प्रक्रिया को उसके प्रोसेस आइडेंटिफायर द्वारा पहचाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। विच की इज यूज्ड टू कॉम्बिनेशन विद अनोदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। अब क्या होगा इसमें जवाब, अल्ट हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, एरो की हो जाएगा या फिर एंटर की आपको प्रेस करना होता है। देखो क्या कह रहा है, किसी विशिष्ट कार्य को, किसी विशेष कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कंट्रोल की जो होता है, कंट्रोल की को प्रेस करके हम किसी विशेष कार्य को करते हैं, यानी कि कंट्रोल की के साथ में हम एक दूसरी की इस्तेमाल करते हैं और दूसरी की जो इस्तेमाल होती है वो किसी विशेष कार्य को करने के लिए की जाती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है एटीएम कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं, कितने डिजिट होते हैं। जो आपका एटीएम कार्ड होता है तो एटीएम कार्ड पर कितने डिजिट होते हैं, ठीक है। और ऐसे प्रश्न तो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, तो जो इस प्रकार के क्वेश्चन है इनको अच्छे से तैयार कर लेना है, आपको रट लेना है। इस प्रकार के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। हर एग्जाम में आपको हर पेपर में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16। आपका जो एटीएम या डेबिट कार्ड होता है उस एटीएम या डेबिट कार्ड पर 16 डिजिट होते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं जो आपका एटीएम कार्ड नंबर होता है या डेबिट कार्ड नंबर आप बोल सकते हैं, तो ये हमारा 16 डिजिट का होता है। एक सवाल यहाँ से और बनता है कि आपका जो एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड होता है इसके पीछे जो आपका एक CVV नंबर होता है, तो ये CVV नंबर कितने डिजिट का होता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसमें 3 डिजिट होते हैं। आपका जो CVV नंबर होता है वो 3 डिजिट का होता है। और एक पूछते हैं CVV का फुल फॉर्म बताइए, तो इसका मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो सभी को ध्यान रखना है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू इसका फुल फॉर्म होता है और ये हमारा 3 डिजिट का होता है। बाकी एटीएम या डेबिट कार्ड 16 डिजिट का होता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कंप्यूटर सुरक्षा में डैश का अर्थ है कि कंप्यूटर प्रणाली में सूचना केवल अधिकृत पार्टीज द्वारा देखने योग्य है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आप सभी को बताना है। बताइए यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपनीयता। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है एनक्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क डैश को बेहतरीन बनाती है। जो एनक्रिप्शन तकनीक होती है वो नेटवर्क के किसको बेहतर बनाती है, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, विश्वसनीयता या फिर इसमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही जवाब। और अभी हमने आप सभी को 2400 प्लस प्रश्नों को एक ई बुक दी थी, शायद अगर आपने लिया होगा तो आपको पता होगा। इस ई बुक के अंदर टोटल आपको 2400 प्लस प्रश्न मिलेंगे। साथ में यहाँ पर और भी जितना भी स्टडी मटेरियल हो सकता था उसको शामिल किया है, जैसे आपका शॉर्टकट की हैं, वेब ब्राउजर के शॉर्टकट की हैं, लिब्रे ऑफिस के शॉर्टकट की हैं, फाउंडर्स नेम है,
लिनक्स यूनिक्स की कमांड है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ट्रिपल सी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको इस ई बुक में मिलेगा। और इसमें 2 ई बुक शामिल हैं, एक तो हमारे चैप्टर वाइज ई बुक शामिल है, दूसरा आपकी जो 1500 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट था उसको शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 2400 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, जैसे आप केवल 99 रुपीज में ले सकते हैं। और इस ई बुक के अंदर वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सभी टॉप सिलेक्टेड प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। अगर आपको लगता है कि आपने सही से तैयारी नहीं कर पाई है और आपके पास समय ज़्यादा नहीं बचा है, तो इस ई बुक को डाउनलोड करके आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो भी आप ट्रिपल सी एग्जाम को बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं। अगर आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्योरिटी। ठीक है, ध्यान रखना है सभी को, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, यानी कि एनक्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क की सिक्योरिटी को बेहतर बनाता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है किस सुरक्षा विधि का उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है कि कौन किस उद्देश्य के लिए डेटा तक पहुंच सकता है। किस सुरक्षा विधि का उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है कि कौन किस उद्देश्य के लिए डेटा तक पहुंच सकता है। सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, सिस्टम डिजाइन, डेटा एक्सेस कंट्रोल, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेटा एक्सेस कंट्रोल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डेटा एक्सेस कंट्रोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको बताना है सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है। सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? गोपनीयता है, व्यवधान, परिवर्तन, या सभी? सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य है गोपनीयता। ठीक है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट होगा, यहाँ पर गोपनीयता आपको ध्यान रखना है। और अगले क्वेश्चन में आपको बताना है आईओटी का पूरा नाम क्या होता है। आईओटी का पूरा नाम आपको बताना है, फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार हमने आपको बताया है आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ऑप्शन कौन सा होगा? पहला हो जाएगा आपका, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा आईओटी का पूरा नाम। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में बताना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या शामिल है? नॉलेज, प्लानिंग, बोथ, या नन ऑफ दीज? बताओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या शामिल है? और आर्टिफिशियल को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एआई बोला जाता है। और कई बार आपसे पूछते हैं कि एआई का जनक कौन है, तो आपको बताना है जॉन मैकार्थी एआई के जनक हैं। और कई बार ये पूछते हैं कि एआई में कौन सी पहली प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल किया गया था, तो एआई के लिए जो पहली प्रोग्रामिंग भाषा थी उसका नाम था लिस्प, यानी कि लिस्ट प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, बोथ, नॉलेज भी और प्लानिंग भी। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है यहाँ पे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा प्रदान करने की एक विधि नहीं है। क्या होगा इसमें राइट आंसर? सिस्टम डिजाइन, डेटा एक्सेस कंट्रोल, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? कौन सा सुरक्षा प्रदान करने की एक विधि नहीं है, बताओ। तो ऑप्शन पहला ही हो जाएगा फिर आपका, सिस्टम डिजाइन। ये सुरक्षा प्रदान करने की विधि नहीं है, सिस्टम डिजाइन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बताना है, और यहाँ पर पूछा गया है ईडीआई का फुल फॉर्म, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न देखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है ईडीआई का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई? ईडीआई का मतलब क्या होगा बताइएगा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज हो जाएगा, ऑप्शन पहला, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म होता है, सभी को ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में शामिल है, मींस इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या क्या शामिल है। डिवाइसेज, सेंसर्स, वाईफाई टेक्निक, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखो, जब भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की जाए तो आप ये मान के चलो यहाँ एक फिजिकल वर्ड है। कैसा वर्ड है? एक फिजिकल वर्ड है। कई बार एग्जाम में आपके सवाल भी आता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस प्रकार का वर्ड है, मीन्स कैसा शब्द है। तो यह एक फिजिकल वर्ड है, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई वस्तु है, थिंग्स की बात की जा रही है ना। और इसमें हमारा डिवाइस भी शामिल हो सकता है, सेंसर भी शामिल हो सकता है, और वाईफाई टेक्निक भी शामिल हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। जहां पर भी बात की जाएगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, इसका मतलब कोई ना कोई डिवाइस होगी जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल करती होगी, है ना। तो कोई ना कोई डिवाइस की ही बात की जा रही है, और ऐसा नहीं कि केवल एक ही डिवाइस हो, ऐसी बहुत सारी तमाम डिवाइसेस हो सकती हैं जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं, या वो डिवाइसेस इंटरनेट के माध्यम से चलाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा डिवाइसेस भी शामिल है, सेंसर्स भी शामिल है, और वाईफाई टेक्निक भी शामिल होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है IAS का फुल फॉर्म क्या होता है।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IaaS? ये भी कई बार आपके एग्जाम में आया है, तो उसका पूरा नाम क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हो जाएगा। ऑप्शन हमारा पहला ही करेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस आपको ध्यान रखना है। और अगले क्वेश्चन में आपको बताना है SaaS का फुल फॉर्म, यहां पर बताना है SaaS का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। तो इसका मतलब हो जाएगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ऑप्शन पहला ही करेक्ट है हमारा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इसका पूरा नाम होता है, सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे के बटन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और एक बार आप सभी को फिर से बता दें, अगर आपका एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है तो आप सभी हमारे पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप सभी को हमारे CCC बाइवर्सिटी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे CCC बाइवर्सिटी और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आप CCC अक्टूबर एग्जाम के न्यू बैच में एनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बैच आपका 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो क्लास है आपकी वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे वहां पर इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, सारा कुछ बताया गया है कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी सही से नहीं हो पाई है, या फिर पीछे आपने एग्जाम दिया और किसी कारण से आपने एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया है, तो आप इस बैच को ले सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि इस बैच को पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम को पहली बार में एक अच्छे ग्रेड में पास कर पाएं। यहाँ पर क्या क्या मिलेगा इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस एप्लीकेशन पर दी गई है, तो आप इसको अभी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि इस बैच को ज्वाइन करना चाहिए तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।